हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है जीएनएम फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस, जिसके अंदर आपको पता है एक आता है आपका साइकोलॉजी और एक आता है आपका सोशियोलॉजी। ठीक है, दो आपके पार्ट होते हैं। इन दो पार्टों में प्रथम जो चलता है 1 से 6 यूनिट तक, वह साइकोलॉजी का ही सारा के सारा होता है। ठीक है, उसके बाद आपके सोशियोलॉजी शुरू होता है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों में एक जैसे है। ठीक है, जीएनएम फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस वीडियो नंबर दूसरा है, तो आप लोग को समझने के लिए यह सीरियल वीडियो जरूर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, मनोविज्ञान क्या है, इसके क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसको जो है बताना है। यानी व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ इट्स ऑर्डरली डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज़ में जो क्रमिक विकास होता है, एक क्रम में जो चलता रहता है, ठीक है, उसी विकास को क्रमिक विकास कहते हैं। अब इस अनुसार जो है यह क्रमिक विकास साइकोलॉजी में कैसे हुआ, इसको बताना है। साथ में साइकोलॉजी क्या है, तो आप लोग पहले भी जान चुके हैं साइकोलॉजी क्या है, फिर भी समझ। तो यहाँ पे चलिए हम लोग जो है समझते हैं। साइकोलॉजी का डिफिनीशन तो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिलहाल एक बार फिर से देखिए। साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी जो होता है, यह एक साइकोलॉजी जो है यह हमारा हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा प्रॉपर नहीं है। साइकोलॉजी जो है लैटिन भाषा के शब्द साइकोलोगस से बना है। ठीक है, साइकोलोगस एक आपका लैटिन भाषा है, जिससे जाकर साइकोलॉजी बना। साइकोलोगस में साइको का तात्पर्य होता है आत्मा, मन। ठीक है, लोगस का मतलब होता है ज्ञान, अध्ययन। ठीक है, इसी से आपका बना है, साइकोलोगस से साइकोलॉजी बना है। आगे चलकर यह साइकोलॉजी हो गया, अर्थात आत्मा या मन का अध्ययन ही, ठीक है, आपको साइकोलॉजी कहलाता है। समझ गए। चलिए, कई शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की ही शाखा माना जाता है। मतलब कई शताब्दी पहले जब साइकोलॉजी पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में नहीं आया था, तब जो है इसको दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा माना जाता था। समझ गए। उस समय मनोविज्ञान में कुछ मुख्य रूप से मन यानी माइंड तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। उस समय क्या होता था कि जो मनोविज्ञान है उसमें मुख्य रूप से मन तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। समझ गए। कई साल पहले, कई शताब्दी पहले जो मनोविज्ञान था वह दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा था। ठीक है, अब उसमें होता यह था कि जो साइकोलॉजी था, उस साइकोलॉजी में मन का तथा मानसिक क्रियाओं, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता था। बात समझिएगा, ये सब थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी है साइकोलॉजी के बारे में। इन परिवर्तनों के साथ ही मनोविज्ञान के निरूपण तथा व्याख्या में भी अंतर आए। अब जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है, उस समय वैसे वैसे इसमें व्याख्या में भी जो है अंतर आए। मतलब इसके डिस्क्राइब में भी अंतर आया। मनोविज्ञान का जो रूप आज हम देख रहे हैं, जो हम लोग साइकोलॉजी का जो रूप आज हम लोग देख रहे हैं, वह विकास के विभिन्न क्रमों से गुजरा है। आज जो हम साइकोलॉजी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये साइकोलॉजी जो पहले था वही आज भी है। बहुत सारे विकास, बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, तो आज जो हम मनोविज्ञान का रूप देख रहे हैं, वह विकास के भिन्न भिन्न चरणों से गुजरा है। अब मानिए, जो बच्चा पहले एक जिसको आप गोदी में खिलाए हैं, वो बच्चा जो है धीरे धीरे वो आपके सामने जवान हो गया। ठीक है, तो जिसको आप बच्चे में खिलाए हैं वो आज आपके लेवल के, आपके बराबर में आ गया है। मीन्स यूँ कहा जाए तो आपके एज के तो इतना नहीं है, लेकिन वह दिखने में, लंबाई में, इन सब में आपके बड़ा दिख सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मनोविज्ञान का जो आज हम लोग देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये भिन्न भिन्न क्रमों से गुजरा हुआ है विकास के। ठीक है, मनोविज्ञान के क्रमिक विकास को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब ये जो भिन्न भिन्न क्रमों में जो गुजरा है मनोविज्ञान का विकास, इसको हम लोग एक सीरियल विकास में हम लोग अलग अलग बिंदुओं से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है यह बीते हुए समय में साइकोलॉजी जो है अपने भिन्न भिन्न चरणों में विकास किया और आगे आया। ठीक है, इसमें पहला है आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो चला अपने विकास के विभिन्न रूपों में, उसमें आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया। मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वह आत्मा के विज्ञान के रूप में आगे की तरफ विकास हुआ। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, मतलब आत्मा के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी का विकास हुआ।
प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते आदि ग्रीक दार्शनिक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत सारे दार्शनिक थे पहले, चूँकि जो साइकोलॉजी था पहले वो दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था। तो ऐसे में जो पहले परिवर्तन जो हुआ, जो क्रमिक विकास हुआ इसमें, तो उसमें बहुत सारे दार्शनिक थे जैसे प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते। ये लोग जो दार्शनिक थे, आदि और भी दार्शनिक थे, इन सब ने माना कि आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोशल जो है वह मनोविज्ञान को ही इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, तो यही विकास प्रथम विकास हुआ, क्योंकि जो दर्शन शास्त्र के जानकार थे वो दर्शन शास्त्री ही माने कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इन्होंने स्वीकार किया। अब जैसे ही इस चीज़ को इन्होंने स्वीकार कर लिया तो पहला ही विकास इसमें हो गया। ठीक है, ताकि यह दर्शन शास्त्र से अलग निकलने वाला था। समझ गए? आगे इसका विकास में आगे चल के इसे मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसे स्वीकारा गया। पहले तो ये स्वीकारा गया कि मनोविज्ञान जो है एक मन आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। आगे चल के इसे स्वीकार लिया गया कि यह मन और मस्तिष्क का भी विज्ञान है। ठीक है, इसे स्वीकार लिया गया। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की व्याख्या अस्वीकृत हो जाने के बाद 17वीं सदी के, देख लीजिए, 17वीं सदी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में निरूपित किया। अब हुआ क्या कि प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, देकार्ते हो गया, इन लोगों ने माना कि आत्मा का विज्ञान है साइकोलॉजी। लेकिन अब इनसे भी आगे कुछ दार्शनिक जब अपना अध्ययन किए तो उन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की व्याख्या को अस्वीकृत कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद जब अस्वीकार कर दिया तो 17वीं सदी में जो दार्शनिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड के रूप में इन्होंने एक्सप्लेन किया। मतलब यूँ कहा जाए तो जो उस समय अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते ये लोग जो बता चुके थे कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, उसको इन्होंने डिनाई कर दिया। ठीक है, अस्वीकृत कर दिया। और 17वीं सदी में अपनी बात यानी साइंस ऑफ माइंड, इस समय 17वीं शताब्दी में जो भी साइकोलॉजिस्ट रहे होंगे, दार्शनिक रहे होंगे, उन्होंने अपना मत दिया कि भाई जो पहले हो रखा है कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, हम उसे नहीं मानते, हम उसे अस्वीकार करते हैं। और सही ये है कि यह एक मन का विज्ञान है और यही हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आगे चल के दूसरा इसमें जो परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, ये कि इसे मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसके चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अब इसमें चूँकि आत्मा के विज्ञान डिनाई हो चुका था, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में लोग इसे मान चुके थे। अब तीसरा आता है चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान और एक स्टेप आगे बढ़ा और इसे चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। 19वीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने मन के विज्ञान के स्थान पर मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। सब में चेंजेज होते जा रहा है, देख रहे हैं। जो पहले आत्मा का विज्ञान था जिसमें प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते लोगों ने अपना निर्णय दिया था, जो दार्शनिक थे, उनका 17वीं शताब्दी में ये चीज़ें गलत हो गया। और 17वीं शताब्दी में जो दार्शनिक थे वो मन के विज्ञान मान के चले साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को। ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान। अब जब 19वीं सदी आया, 19वीं सदी 1800 जो भी हो, उस 19वीं सदी है, तो वैसे में 19वीं सदी में जो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने मन के विज्ञान के स्थान पर, जो 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान बना था, उसके स्थान पर इसे चेतना के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया इन लोगों ने। ठीक है, जो भी 19वीं शताब्दी में रहे हो। ठीक है, इनमें विलियम जेम्स वाइब, विलियम वुड, जेम्स सली आदि दार्शनिक के नाम प्रमुख थे। अब ये 19वीं सदी में जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनमें विलियम जेम्स वाइब, विलियम वुड, जेम्स सली आदि दार्शनिक के नाम प्रमुख हैं। इन लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तो पहले आत्मा के विज्ञान माना गया, दूसरा मन मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा जो है इसे माना गया क्या चीज़, तीसरा इसे माना गया चेतना का विज्ञान। तो चीज़ें तीनों स्टेप आप लोग समझ गए। चलिए चौथा क्या है देख लीजिए।
चौथा है व्यवहार के विज्ञान के रूप में, चौथा इसे माना गया व्यवहार के विज्ञान के रूप में, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में दार्शनिक स्वीकार करने लगे। वाटसन, वुड्सवर्थ, स्किनर आदि दार्शनिक के नाम इसमें प्रमुख था, ठीक है। अब वर्तमान में मनोविज्ञान के इसी रूप को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। अब यही आपका क्रमिक रूप से विकास है, जिसमें पहले माना गया दार्शनिकों के द्वारा कि यह आत्मा का विज्ञान है। 17वीं सदी में उस आत्मा के ज्ञान को हटाकर कुछ दार्शनिक आए, उन्होंने मन या मस्तिष्क के विज्ञान पर इसको आधारित किया। उसके बाद फिर हटा और 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, न ये आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, ये चेतना का विज्ञान है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह 20वीं शताब्दी में खोज हुआ, अब इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में देखा जाता है मनोविज्ञान को, ठीक है। और अभी हम लोग उसी पर पढ़ रहे हैं और व्यवहार के विज्ञान को पूरे यूनिवर्सली इसे एक्सेप्ट किया गया है, इसके नॉर्म को, ठीक है। इसमें वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि दार्शनिक प्रमुख है जिन्होंने व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को सामने प्रस्तुत किया। तो यही 4 स्टेप याद रखिएगा, क्रमिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण था, मैंने आपको बता दिया। पहला आत्मा के विज्ञान, दूसरा मन या मस्तिष्क के विज्ञान विज्ञान के रूप में, तीसरा है आपका इसमें चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, और चौथा है व्यवहार विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। तो ये चारों आप लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बस याद करके रखिएगा, ओके। चलिए, अगर आपसे पूछे कि साइकोलॉजी का क्रमिक विकास कैसे हुआ बताइए, तो आप बता दीजिएगा। बड़ी आसान है, जो कि आप लोग देखे भी। ये इंग्लिश है, जिनको भी ये PDF लेना है सीधा nursingyan.com पर जाइएगा, वीडियो वाइज, जैसे यहाँ पे वीडियो नंबर 2 है तो वहाँ भी वीडियो नंबर 2 करके और सामने क्लिक किया रहेगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपसे हमेशा पूछा जाता है कि एक नर्स के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है बताइए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। अब जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को समझ लेगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में भी है, ठीक है। समाजशास्त्र में भी आपसे पूछा जाता है कि एक नर्स के लिए समाजशास्त्र का महत्व क्या है बताइए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि नर्स के लिए मनोविज्ञान का महत्व क्यों है, ठीक है, या मनोविज्ञान का महत्व कैसे है नर्स के लिए, समझाइए। तो एक नर्स को मनोविज्ञान जानना क्यों जरूरी है, कैसे महत्व है, इस चीज़ को चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान की शिक्षा में नर्स के नॉर्मल व असमान व्यवहार में भेद कर सकती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही है, देखिए, नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व अनेक है, बहुत सारे महत्व है जिसे नर्स जानकर मनोविज्ञान का उपयोग कर सकती है। पहला पॉइंट यही है यहाँ पे कि मनोविज्ञान की शिक्षा से नर्स जो है मरीज के नॉर्मल व असमान व्यवहार में वह डिफरेंस कर सकती है। मतलब अगर मनोविज्ञान का नॉलेज है नर्स को, तो वह समान और असमान व्यवहार प्रदर्शित करने वाले मरीजों के बारे में भेद कर सकती है और डिसाइड कर सकती है कि कौन मरीज सही है, कौन मरीज गड़बड़ है, ठीक है। तो पहला तो यही है कि अगर नर्स के लिए मनोविज्ञान महत्व इसलिए रखता है कि अगर नर्स मनोविज्ञान के शिक्षा ली है, पढ़ाई करी है, जानकारी ली है, तो वह एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल यानी समान और असमान व्यवहार के बारे में डिफरेंस कर सकती है, समझ सकती है, ठीक है। पहला है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की जानकारी से नर्स मरीज व परिजनों की भावनाओं, मूड, मन की स्थिति को भली प्रकार समझ सकती है। मनोविज्ञान की जानकारी से नर्स मरीज के साथ उसके परिजनों के भावनाओं को भी और उसके मन की स्थिति को भी भली प्रकार से समझ सकती है, ठीक है। मरीज में सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड जगाना एक प्रमुख नर्सिंग कार्य है जिसमें साइकोलॉजी मदद करती है, ठीक है। अब नर्स के लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि वह मरीजों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना सके, मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण ला सके, और वह जो है महत्वपूर्ण होता है एक मरीज के लिए, ठीक है। आगे है, साइकोलॉजी का जरूरी नर्स के लिए इसलिए भी है कि सर्जरी से पहले या किसी जटिल टेस्ट से पूर्व मरीज को मानसिक रूप से तैयार करना, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करना महत्वपूर्ण नर्सिंग जिम्मेदारी है।
मनोविज्ञान का अध्ययन नर्स को इसमें मदद करता है। अब होता यह है कि सर्जरी से पहले जो है नर्स डॉक्टर जो है जब सर्जरी करने वाले होते हैं तो जो मरीज होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ठीक है, कि सर्जरी सक्सेस होगा कि नहीं होगा, हम कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे को क्या होगा अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो इन सब चीज़ों से पहले चाहे कोई टेस्ट वगैरह हो, भारी भरकम जटिल टेस्ट हो, सर्जरी हो, इन सब से पहले मानसिक रूप से तैयार करती है नर्स, ठीक है। और ये कैसे करती है तो साइकोलॉजी का अध्ययन की रहती है, तभी तो वो दूसरे को मजबूत कर पाएगी, ठीक है ना। आगे है मरीज की अनेक शारीरिक समस्या का कारण मानसिक दशाएं होती है, नर्स हेतु इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अब मरीज की अनेक शारीरिक समस्या जो है एक मानसिक स्थिति तय करता है, मानसिक स्थिति सही नहीं है तो अन्य रोग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से नर्स हेतु इसका ज्ञान जरूरी होता है ताकि वो मरीज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक मानसिक बेहतर स्वास्थ्य भी बना सके, ठीक है। नेक्स्ट है इससे नर्स को स्वयं के व्यक्तित्व यानी मनोवृत्ति, प्रीजुडिशियल मतलब पूर्वाग्रह के बारे में जागरूकता आती है, वह सुधार होता है। अब इससे होता यह है साइकोलॉजी से कि नर्स के स्वयं के पर्सनालिटी, उसके मनोवृत्ति, उसके पूर्वाग्रह के बारे में जागरूकता आती है, वह सुधार भी होता है इससे, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी के ज्ञान से नर्स अपने अंदर भी सुधार लाती है, ठीक है, वो अपने अच्छे व्यक्तित्व बनाती है, उसका मनोवृत्ति सही होता है, जागरूकता लाती है, ठीक है। तो नर्स के लिए साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीज के लिए ही, मरीज के मदद के लिए ही जो है सही है, यह नर्स को भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल देता है, ठीक है। इसमें विभिन्न आयु वर्गों, बच्चों, वृद्धों, वयस्कों के साथ अंतर क्रिया करना व उनके मानसिक स्तर के अनुसार सफल थेरेपेटिक NPR बना पाना, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि चूँकि नर्स जो होती है वह डायरेक्ट पेशेंट से मिलती है, चाहे पेशेंट बच्चा हो, वृद्ध हो, वयस्क हो, सभी से, और उसे काम करना पड़ता है मरीज के साथ। तो ऐसे में एक अच्छे सफल उपचारात्मक NPR नर्स पेशेंट रिलेशन बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और ऐसे में वह जो है सफल होती है उसके पास अगर अच्छा टेक्निक होता है तो, ठीक है, साइकोलॉजी का ज्ञान होता है तो। अब आगे है यहाँ पे मनोविज्ञान के ज्ञान से नर्स स्वयं में आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, वह सफल करियर के दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। तो नर्स को अगर अच्छे ज्ञान है मनोविज्ञान का तो उसको आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वह अच्छे करियर के दिशा में भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। मनोविज्ञान के अध्ययन से नर्सेज जो है मरीज को सफलतापूर्वक साइकोथेरेपी प्रदान करती है। और अगर मान गए मनोविज्ञान में अगर, ठीक है, अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है साइकोलॉजिकल, तो जो नर्स होती है वो सफलपूर्वक साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा भी वह प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। आगे है रोगी को समझना। अगर किसी नर्स को साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है अच्छे से तो कौन मरीज कैसा है, हो सकता है कोई मरीज जो है मानसिक प्रॉब्लम के कारण अटर पटर बोल रहा हो, नर्स को गाली बोल रहा हो, ठीक है, तो उसे स्वीकारना पड़ेगा, मरीज को समझना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको गाली बोल रहा है तो आप उसके साथ लड़ जाएंगे, आप नर्स है और आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि वो मरीज अभी अपने सिचुएशन में नहीं है इसलिए वो गाली बक रहा है, तो आपको उसको इग्नोर करके आपको उसको देखभाल करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोगी को समझना पड़ेगा। उसके बाद स्वयं के व्यक्तित्व व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। नर्स के लिए मनोविज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्तिगत और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह नर्स के लिए मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक कामों के लिए, हर एक क्षेत्रों के लिए साइकोलॉजी का होना नर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, चाहे तो आप इसको इंग्लिश को भी अच्छे से रीड करके एकदम आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में PDF देखिए, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको nursingyan.com पर PDF ये मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।